हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड ईजी। तो आज साइंस क्लास 8 चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में आज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सारे टॉपिक आज इसके अंदर में जो पढ़ने वाले हैं उसमें है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यूजफुल माइक्रोब्स। ये 5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो माइक्रोब्स क्या है? माइक्रोब्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच कैन नॉट बी सीन इन नेकेड आई। हमारे चारों ओर जो ऑर्गेनिज्म है जो खाली आँख में हम लोग ऐसे ही हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारे चारों ओर है, उसे माइक्रोब्स कहते हैं हम लोग। तो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रोब्स को ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है क्योंकि ये साइज़ में इतना ही छोटा है कि इसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप को ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? तो ये एनवायरनमेंट में लगभग सारे जगह पाए जाते हैं। ये आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी, हॉट स्प्रिंग रीजन में भी पाए जाते हैं, डेजर्ट एरिया, मार्सी मतलब जहाँ पे आपका पानी का मात्रा, ह्यूमिड कंडीशन ज़्यादा है, वहाँ भी पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। इसके अलावा एनिमल और ह्यूमन के बॉडी के अंदर में भी पाया जाता है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोब्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर ग्रुप है माइक्रोब्स के उसमें से हो गया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी और कुछ एल्गी है। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है वो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी से कुछ बहुत दूर तक ये अलग है। तो पहले ही बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। बैक्टीरिया एक स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो इसे अर्थ के हर एक जगह में पाया जाता है और ये प्लेनेट के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही वाइटल, बहुत ही यूज़फुल, नेसेसरी है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से ही डेड एनिमल, प्लांट डिकम्पोज होके उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के साथ मिल जाते हैं, जो सॉइल के फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और वो एक बैलेंस भी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरिया भरे हुए हैं और ये एस्टिमेट किया जाता है कि ह्यूमन सेल से भी ज़्यादा बैक्टीरियल सेल है। और बैक्टीरिया जो अपने आप को रेप्लिकेट या मल्टीप्लाइड करते हैं, अपने संख्या को बढ़ाते हैं, वो फिजन के द्वारा, मतलब वो अपने नंबर को बढ़ाते जाते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं और अपने नंबर को बढ़ाते जाते हैं, अपने संख्या को बढ़ाते जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में है क्या बेसिलस है, कोकी है, स्पाइरुला है, विब्रियो है। इसके बाद प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो ये बहुत सारे शेप में पाए जाते हैं, जैसे कि एमीबा, वो अपने आकार चेंज करते रहते हैं। इसके अलावा पैरामेसियम, इसका शेप फिक्स्ड रहता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा जटिल होता है। और ये मेनली फ्रेश वाटर में, मैराइन एनवायरनमेंट में और सॉइल में पाया जाता है। और ये प्रोटोजोआ भी अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, फिशन प्रोसेस के द्वारा अपने आप को डिवाइड करके अपने नंबर को बढ़ाते जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में हो गया है एमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना। तो इसके कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह दिखाई देती है। ये जो बैक्टीरिया में हो गया बेसिलस, इसके जो आकार है इस तरह है, कोकी है, स्पाइरुला है और विब्रियो है। और प्रोटोजोआ में जो है एमीबा, पैरामेसियम, प्रोटोजोआ में जो है एमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना, ये इस तरह दिखाई देती है। नेक्स्ट, फंगी सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। ये मेनली इसके जो हैबिटेट है वो मेनली लैंड में और मेनली सॉइल में पाए जाते हैं। ये मेनली इन सॉइल और ऑन प्लांट मटेरियल में ही पाए जाते हैं। देन सी, फ्रेश वाटर और सी के कंपेयर में ये सॉइल में ज़्यादा पाए जाते हैं। और सारे फंगी माइक्रोस्कोपिक नहीं है, नॉट माइक्रोस्कोपिक। तो इसके एग्जांपल में मोल्ड हो गया, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम। एल्गी क्या है? एल्गी आर टीनी प्लांट्स, दे मोस्टली लिव इन वाटर। ये ज़्यादातर पानी में ही पाए जाते हैं, वाटर बॉडी में पाए जाते हैं।
तो इसे सिंपलेस्ट प्लांट भी कहा जाता है और ये इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और इसे ये कुछ माइक्रोस्कोपिक भी है, मतलब छोटे भी हैं, और कुछ है जो हम लोग सिंपली खाली आँख में ही देख सकते हैं। तो यूनिसेलुलर जो एल्गी है, जो सिंगल सेल एल्गी है, उसमें हो गया क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, और मल्टीसेलुलर एल्गी में हो गया स्पायरोगायरा। इसके अलावा वायरस के बारे में हम आपसे बात किए थे। तो वायरस क्या है? वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन इसके जो कैरेक्टर है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से थोड़ा अलग ही है, क्या बहुत ज़्यादा ही अलग है। तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, ये अपने नंबर को बढ़ाते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में रह के। कैसे वो अपने आप को, जैसे कि आप लोग जानते हैं वायरस, कोरोना भी एक वायरस है, तो वो भी ह्यूमन बॉडी को अपना होस्ट ऑर्गेनिज्म समझ के वो अपने आप को वहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं, अपने फेवरेबल कंडीशन को वहाँ को रेप्लिकेट करके अपने नंबर को बढ़ाते जाते हैं। तो कुछ वायरसेस है जो कॉमन है, जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, और इसके अलावा जो सीरियस डिजीज़ है जो वायरस के वजह से होते हैं, जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, और ये भी वायरस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके कुछ तस्वीर, जैसे कि मोल्ड हो गया, ये फंगी है, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, पेंसिल, ये सब फंगी है। इसके अलावा एल्गी में हो गया क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास स्पायरोगायरा, ये इस तरह दिखाई देती है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो हमारे साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह रिलेटेड है? हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। तो वो हमारे लाइफ में बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। ये हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं। तो पहले ही हम लोग जानेंगे यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में। तो यूज़फुल माइक्रोब्स किस किस क्षेत्र में हमें हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में हेल्प करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काम आते हैं, एग्रीकल्चर और क्लीनिंग एनवायरनमेंट में भी यूज़फुल माइक्रोब्स हमें मदद करती है। तो उस यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले जानते हैं फार्मेंटेशन क्या है। फार्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में। तो इसे सिंपली कह सकते हैं, जो प्रोसेस के द्वारा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। जो प्रोसेस के द्वारा शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है उसे ही कहते हैं फर्मेंटेशन। ये पहला डिस्कवर किया गया था लुइस पास्चर के द्वारा 1857 में। इसके एक डायग्राम है, शुगर के साथ में ईस्ट को ईस्ट के एक्टिविटी के साथ साथ ऑक्सीजन को हटाने के द्वारा साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ते हैं यूज़फुल माइक्रोब्स में ही पहले जो हमने कहा था फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में किस तरह से हेल्प होता है। तो कर्ड और योगर्ट जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही तैयार होता है। बैक्टीरियम जो लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है वो दूध को योगर्ट या दही में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा बैक्टीरिया के द्वारा ही चीज़ बनाया जाता है। कुछ फूड है जैसे कि बटर मिल्क, चीज़ और आइसक्रीम, कल्चर्ड बटर भी बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाई जाती है। इसके अलावा फंगी और ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है ब्रेड, पेस्ट्री और केक को तैयार करने में। ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करके जो डो होता है, मतलब ब्रेड तैयार होने के बाद जो स्पॉन्जी टाइप जो मटेरियल बनता है, जो उसे डो कहते हैं, वो स्पॉन्जी होता है और उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के वजह से। इसके अलावा बैक्टीरिया और ईस्ट बहुत हेल्पफुल है किसके लिए? राइस, इडली और डोसा के फर्मेंटेशन के लिए। पांचवा में हम लोग कह सकते हैं ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। ईस्ट को यूज़ किया जाता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल और वाइन के बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो क्या किया जाता है, इस पर्पस से ईस्ट को नेचुरल शुगर जैसे कि जिसमें पाए जाते हैं नेचुरल शुगर जैसे कि बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एट्सेट्रा, इसको कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल या वाइन पे। तो इस प्रोसेस को ही फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो उसमें
ईस्ट, ये माइक्रोब्स के बहुत बड़े भूमिका है। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस तरह माइक्रोब्स का यूज़ है। तो आप लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़े होंगे। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया और फंगी से ही बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पेनिसिलिन, एक कॉमन और फास्ट एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम से ही बनाया गया है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है वो भी कॉमन एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स टेबलेट भी हो सकता है, इंजेक्शन भी हो सकता है। इससे क्या किया जाता है? इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जाता है या उसके जो बढ़ते संख्या को रोका जा सकता है, जिससे डिजीज़ को भी रोका जा सकता है एंटीबायोटिक्स के द्वारा। तो इसका पहला आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो एक डॉक्टर है और बॉटनिस्ट भी है, जिसके डिस्कवरी के चलते ही ये बहुत सारे आदमी की ज़िंदगी को बचाया गया था। तो इस डिस्कवरी की वजह से उनको 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में। अच्छा, इसके बाद वैक्सीन भी आप कह सकते हैं कि इसमें आपका माइक्रोब्स की बहुत बड़ा भूमिका है। तो वैक्सीन क्या है? एक सब्सटेंस है जिसको ह्यूमन में या एनिमल बॉडी में पुट करने के बाद उसमें एक प्रोटेक्शन, एंटीबॉडी के द्वारा एक प्रोटेक्शन क्रिएट होता है, जिससे अगर कोई डिजीज़ पनप रहा हो अगर ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में, तो उसे रोका जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं अभी कोरोना के वजह से बहुत सारे वैक्सीन को तैयार किया गया है। उससे क्या एंटीबॉडी तैयार किया जाता है ह्यूमन बॉडी में। अगर कोई कारण से आपके शरीर में अगर कोरोना वायरस चला जाए तो उस एंटीबॉडी को वायरस को मारने में सक्षम हो सके। तो इससे पहले भी बहुत सारे डिजीज़ है, जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स और हेपाटाइटिस, इसको भी रोका जा सकता है वैक्सीनेशन के द्वारा। एडवर्ड जेनर पहले व्यक्ति थे जिसने वैक्सीन के आविष्कार किया था स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के रोकने के लिए इन 1798। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में माइक्रोब्स के क्या भूमिका है। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके उसे सॉइल में पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है? सॉइल में कम गया हुआ नाइट्रोजन के परिमाण है उसको बढ़ाते हैं और उससे फर्टिलिटी भी बढ़ाती है। 10 माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर। इसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर भी कहा जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के बाद उसे फिर सॉइल में घुल मिल जाने के लिए हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है? सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाता है। इससे क्या होता है? ये एग्रीकल्चर में बेनिफिशियल है। ये नाइट्रोजन के परिमाण को भी बढ़ाना और ह्यूमस को भी बढ़ाना, फर्टिलिटी बढ़ाना एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा क्लीनिंग एनवायरनमेंट, माइक्रोब्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड एंड वेस्ट मटेरियल। तो फंगी और बैक्टीरिया क्या है? वो डिकम्पोज करने में मदद करती है, जो पहले ही मैंने बताया। उससे क्या होता है? इसे जो गंदगी है उसे भी कमाती है। इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है? सीवेज को या अदर वेस्ट को डिकम्पोज करके एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री भी करती है। तो आज हम लोग इतना दूर ही पढ़ेंगे। हमारा क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। धन्यवाद। गुड बाय।